he has been mentor and role model for us. जैसे सर ने बताया कि रोल मॉडल तो मेरे फादर साहब के और मेरे दोनों के, मेरे फादर साहब के सीनियर भी रहे हैं और मैंने इनकी जर्नी एज स्टार्टिंग से देखी है। एंड आप फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वेंकटेश सर के बारे में तो यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि वी आर ऑल लकी कि हम इनको सुन पा रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे साथ बैठे। यू ऑल नो, आप सोशल मीडिया में एक बार टाइप करके यूट्यूब पे कहीं पे भी चेक कर सकते हैं कि आप इनकी जो क्रेडिबिलिटी है और इनकी जो जिस तरीके से इनका अनुभव जो रहा है, तो ये एक हमारे बीच में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, आपने यहाँ पे आज मुझे बुलाया। उसके बाद विवेक राणा सर, तो उनके साथ मेरा एक पर्सनल, जैसे सर ने बताया, एक वो रहा है कि जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं तो मैं भी ऐसे ही क्लासेस में सर के सामने अर्ली मॉर्निंग क्लासेस के अंदर आता था और बिल्कुल एकदम रॉ एक स्टूडेंट की तरह, एक रॉ जैसे एस्पिरेंट, बिल्कुल जिसे कुछ अभी मालूम नहीं है, वो यहाँ पे आके बैठते और उन्होंने जो एक एंड तक, मतलब कभी कभी जैसे इतने सिली क्वेश्चंस भी मैं जैसे पढ़ाई करते हुए रात को 11-12 बजे जब लगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा तो 11-12 बजे सर को मेल कर दी। एक पर्सनल, एक टीचर से ज़्यादा एक मेंटरशिप की जो चीज़ मैंने देखी है वो विवेक राणा सर में है। और क्योंकि हमें लगता है कि वो हो सकता है कि वो इस चीज़ को समझते हैं कि वो उनके लिए हो सकता है कि 20 या 30 बच्चे उनको डेली इस तरीके के मेल कर रहे हैं तो उनके लिए कोई रूटीन हो सकता है, बट ये समझना कि उसके लिए वो कितना रेलेवेंट है और कितनी वैल्यूएबल चीज़ है, उसका एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन कि जैसे मेरी जो कॉलेज प्लेसमेंट हो गई थी मारुति कंपनी में और उसके बाद मैं उस टाइम पे कोचिंग भी ले रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा डाउट में था कि शुड आई कंटिन्यू विद माय मारुति और उसके साथ तैयारी करूं या फिर जॉब छोड़ के तैयारी करूं। और फिर उसके बाद मैं जब इसका यूपीएससी का भी एग्ज़ाम था, एचसीएस का भी एग्ज़ाम था, इसमें कन्फ्यूजन थी। तो हर जो इस टाइप की कन्फ्यूजन्स में जो आपको उस टाइम पे टीचर से ज़्यादा एक मेंटर की जरूरत होती है, तो वो मेंटरशिप विवेक सर ने मुझे हमेशा प्रोवाइड की है और उसके लिए मैं हमेशा, मेरा एक हिस्सा है वो हमेशा थैंकफुल रहता है विवेक सर को। और वो जैसे भी जो भी सर का आदेश रहता है मेरे लिए, तो हम हमेशा उनके साथ यहाँ पे रहते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आज मुझे इनवाइट किया है और टॉपिक दिया है कि वाई सिविल सर्विसेज एज करियर। तो मुझे अब अगली 4 इयर्स अब इस सर्विस में हो जाएंगे, तो मैं अपने बैच के अंदर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पे चयनित हुआ था। तो तब से लेकर अभी तक जो अलग अलग मेरा अनुभव है, मैं डायरेक्टली उन पॉइंट्स पे आपको आना चाहूँगा ताकि आप लोग रादर देन थ्योरी प्रैक्टिकल चीज़ को डायरेक्टली कुछ पता कर सकें कि प्रैक्टिकली आफ्टर कमिंग इन सर्विसेज क्या आपकी लाइफ रहती है। तो जो कुछ इशू जो ऐसा लगता है, जैसे रिसेंटली सर ने बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि सिविल सर्विसेज को एज करियर ये माना जाता है कि इट्स नॉट लाइक कि अभी सिर्फ जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर जाना है या स्टेबल, तो मेरा ये थोड़ा सा व्यू अलग है। तो मेरा ये यहाँ पे कहना है कि देयर आर डिफरेंट, लाइक यहाँ पर इस जॉब में जितनी डाइवर्सिटी आपको मिलती है, मुझे ऐसा लगता है कि उतनी डाइवर्सिटी बड़ी रेयरली आपको किसी और सर्विसेज में मिल सकती है। चाहे वो एचपीएस हो, एचसीएस हो, इन सर्विसेज में आपको डाइवर्सिटी बहुत मिलती है। मैं आपको रिसेंट एग्जाम्पल के साथ ही मैं बात यहाँ पे करूँगा। तो रिसेंट टाइम में जैसे अब मेरे पास जैसे हम इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसमें इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, फिर उसके बाद क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है, फिर क्राइम अगेंस्ट बॉडी होता है, क्राइम अगेंस्ट वीमेन है, साइबर क्राइम्स हैं। तो ये सारे अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड विंग्स हैं जो कि आपको और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे रिसेंटली मैं एक केस साइबर में देख रहा हूँ, तो उस केस के अंदर क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड है विद अ विक्टिम हु इज रिजाइडिंग इन यूएसए। तो उससे मुझे क्रिप्टो करेंसी का ज़्यादा आइडिया नहीं था, बट उस केस में इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे मुझे क्रिप्टो करेंसी के बारे में इतना सीखने को मिला। तो अब मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में आउट ऑफ इंटरेस्ट ही, तो मेरे कहने का मतलब है कि प्रोफेशनल जॉब से आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को जो यहाँ पे अचीव कर सकते हैं, वो एक सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करती है आपको। तो उसके अलावा मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो एक चीज़ हमेशा मेरे से यूजली जो यंग, जब मेरे को भी डाउट था जब मैं आपकी जगह पे बैठा था कि कितना हमारे को टाइम मिलता है जॉब में या कितना वो मिलता है। देखिए इस जॉब में ये जो पोजीशन होती है सिविल सर्विसेज की एट द रैंक ऑफ एचपीएस और एचसीएस और आईएएस और आईपीएस, इसमें जो टाइम है वो इस तरीके से नहीं मापा जाएगा कि इतने बजे स्टार्ट हुआ और इतने बजे ये। तो यहाँ पे एक बड़ा आपको एक कंफर्टेबल जोन मैं कहूँगा मिल सकता है अकॉर्डिंग टू एज पर योर कन्वीनियंस, कि किसी दिन अब कुछ काम है या कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल गई है, कुछ ऐसा क्राइम हो गया है कोई, तो उस टाइम पे हो सकता है यू हैव टू लाइक गो टू
इन द ऑन द फील्ड, लाइक आपको रात को 2 बजे भी जाना पड़े, और अगले दिन ऐसा भी हुआ है कभी कभी कि शायद 2 दिन लगातार भी मैं घर पे नहीं आया, बट दैट्स नॉट अ रूटीन। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ज़्यादा काम नहीं है तो ठीक है, इट्स ओके, तो घर पे आराम से वो 11-12 बजे जो, तो अकॉर्डिंगली आप अपने टाइम को उस हिसाब से, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है कि आपकी प्रोफेशन के हिसाब से, आपके रोल के हिसाब से आप अपने आप को, अपनी लाइफ को मैनेज कर पा रहे हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करती है हमको। उसके अलावा फ्रेंड मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि इस सर्विस के अंदर जो इम्पैक्ट है, जो इम्पैक्ट आप सोसाइटी में या फिर उसमें डालते हैं, वो इम्पैक्ट बहुत हाई लेवल सिग्निफिकेंस का है। तो यहाँ पे मुझे एग्जांपल याद आता है कि जैसे सर यहाँ पे जब चंडीगढ़ में थे तो आईटी पार्क की आपने इस्टेब्लिशमेंट की थी, मतलब ही वाज वन ऑफ द की जिन्होंने आईटी पार्क में यहाँ पे चंडीगढ़ में डाले, और आज आप देखिए कि आईटी पार्क चंडीगढ़ में क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। तो मेरा कहने की ये जो अपॉर्चुनिटी है वो एक बड़ी रेयर आपको मिलती है कि आप कितनी ज़्यादा टाइम, मतलब आप अपना काम करके चले जाएंगे, आपके काम करने के बाद सालों साल वो जो उसके फ्रूट्स हैं वो होंगे। और आज भी मैं इतना श्योर हूँ कि सर आज भी जब वहाँ से क्रॉस होते होंगे इतने सालों बाद भी, तो वो एक फीलिंग हमेशा वो रहती है कि यार बस वो ये एक फीलिंग है, ये एक बड़ी यहाँ पे मैं कहूँगा आपको इस सर्विस में और इस ये जो सिविल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है, जो मुझे लगता है कि रेयरली किसी और उसमें इस प्रकार की जो फीलिंग है। उसके अलावा जो ऑब्वियसली जो स्टार्टिंग में हमें जो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, ऑब्वियसली लाइक प्रेस्टीज, और वो जो सोसाइटी में जो एक वैल्यू आपको लगता है कि आपकी बन जाती है, आप कहीं भी जाएंगे आपको एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, डीएसपी साहब, इस तरीके से लोग एड्रेस करेंगे, कहीं फैमिली में जाएंगे तो हर कोई आपको इंट्रोड्यूस करेगा। तो ऑब्वियसली वो चीज़ें आपको विद टाइम, ऑब्वियसली उनके अंदर आपको कंप्लीटली नहीं, बट विद टाइम वो चीज़ें कुछ आपको एक सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है कि आपको अपनी वर्थ, सेल्फ वर्थ का जो एहसास दिलाती है कि यस आई हैव डन समथिंग, इस कारण से मेरी यहाँ पे मतलब 4 लोग जो सोसाइटी में हैं उनके बीच में कुछ वो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ये कुछ मेरे को जितना अभी समझ आता है कि ये चीज़ें जो हैं कि जिसके कारण सिविल सर्विसेज एज अपॉर्चुनिटी आपको हमेशा यहाँ पे देखना चाहिए। और उस प्रोसेस की अगर बात करें कि देखो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस स्टेज पे होंगे जिनको भी यही डिसाइड करना है कि क्या मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है या फिर नहीं जाना। तो एक तो वो टाइप के कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, और फिर दूसरी कैटेगरी होगी कि चलो डिसाइड कर लिया कि जाना है, फिर ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बड़ा मुश्किल है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे तो इतने स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, डाउट्स होते हैं कि HCS में तो नहीं हो पाएगा, इस तरीके से तो यहाँ पे तो बड़ी हम हरियाणा के नहीं है बाहर, तो ये डाउट्स मुझे पता है ये हो सकता है अभी वो छोटी छोटी चीज़, सिर्फ ये डाउट कि मैं तो अभी हरियाणा का नहीं हूँ, हालांकि मैं हरियाणा से ही हूँ, बट मेरा एक फ्रेंड को कि मैं हरियाणा का नहीं हूँ, मैं हरियाणा में अपीयर हूँ, ये डाउट ने उसका 1-1.5 महीना सिर्फ खराब किया, जब से वो तैयारी वो नहीं कर पाया। तो ये छोटे छोटे डाउट्स जो आपके मतलब इस चीज़ को एड्रेस करना एक सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट थिंग आपको डिसाइड करना है कि हाँ भाई हमने इस जर्नी के अंदर घुसना है, कि सिविल सर्विसेज एज करियर मैंने सोच लिया कि मुझे ट्राई करना है। फिर उसके बाद जो डाउट्स हैं उनको हमने खत्म करना है स्टेप बाय स्टेप, वो हमारा दूसरा स्टेप है। और उसके बाद एज इन सर्विस में जाके ट्रस्ट करें, अगर आपने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया और सेकंड स्टेप में आप आ गए हैं और आपने वो जर्नी कर ली है, तो आपको एक बार समझ आ गया, तो थर्ड स्टेप जो आप सर्विस के अंदर वो आप 101% आप उसको एंजॉय करेंगे। तो वो आपको एक सेटिस्फेक्शन और जो चीज़ें में हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करी वो प्रोवाइड करेंगे। तो मैं ज़्यादा और टाइम ना लेते हुए आप में से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आपको जो भी कोई और कंफ्यूजन है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आई एम द रिसेंट वन, अभी ज़्यादा 5 साल ही हुए हैं कि मैं आपकी जर्नी से जो आपने इस तरफ आया हूँ। तो आप कुछ भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ यू कैन आस्क। किसी को कोई भी मन में वैसे ही सवाल आ रहा हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। हाँ जी सर, जैसे आपने बताया था मान लो कि मुझे चली गई थी सर जॉब करने जी, तो आपने अपना टाइम कैसे मैनेज किया? देखिए मैं उस स्टेज पे था कि यही मेरे को कंफ्यूजन थी कि क्या मारुति में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो फिर अल्टीमेटली कुछ टाइम पे जस्ट स्टार्टिंग में 1-2 महीने के बाद आई डिसाइडेड कि मैं उसको परस्यू नहीं करूँगा। तो फिर मैंने वो छोड़ के और फिर तैयारी की थी। तो यहाँ पे ये है कि ये भी अब आपको डिसीजन लेना है कि क्या साथ में जॉब के साथ तैयारी करनी है या फिर उसको छोड़। तो इट्स कम्प्लीटली एन इंडिविजुअल चॉइस। कुछ लोग साथ में भी मैनेज कर लेते हैं,
वो ऐसे, तो कुछ लोगों को लगता है कि नहीं छोड़ के, तो मेरे को था कि शायद छोड़ के मैं ट्राई करूँगा, और अदरवाइज नहीं तो मैं अपने हायर स्टडीज़ में सोचता कुछ आगे इस टाइप। तो और कोई, तो आप जॉब में हैं? नहीं सर, मैं अभी जस्ट ग्रेजुएशन। अच्छा। So there are aspirants Sir. and there are youngsters जो Yes. अभी सोचेंगे, दोनों कैटेगरी और वो तो सोच चुके हैं, they are already at it, they are already studying hard. Okay, sir. And these ones are thinking कि हम करें ना करें, है ना ऐसा? तो पूछो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए पूछो। So what has been your experience as an officer? Like कुछ awarding moments या कुछ challenging moments आए आपकी जर्नी में? हाँ देखिए, बहुत चैलेंजिंग मोमेंट देखो, खास करके अगर मैं सिविल सर्विसेज में भी देखूँ तो पुलिस एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसी सर्विस है जो चैलेंजेस से भरपूर है। मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आपकी हर डेली डे एक चैलेंज होता है। तो काफ़ी चैलेंजिंग मोमेंट्स आते हैं, खास करके कुछ चैलेंजिंग मोमेंट्स अगर स्पेसिफिकली हाईलाइट करें तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जब हो जाती हैं, तो उस टाइम पे जब जो भीड़ आपके सामने होती है, जो उसको मैनेज करना, तो एक दो बार ऐसे मोमेंट्स आए कि उनको मैनेज किस तरीके से करना है, क्या हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, बिल्कुल एज पर रूल कैसे चलना है। तो वो स्टार्टिंग में जब एक दो स्टार्टिंग के मोमेंट्स थे, तो एक दो ऐसी सिचुएशंस थी कि सामने 200 लोग आ गए हैं, थाने में बैठे हैं और 200-300 लोग इकट्ठे होकर एक पर्टिकुलर केस के लिए आ गए हैं। तो बड़ा ऐसा लगता था कि ये तो पता नहीं, ऐसा तो कभी हम तो इस तरीके के लिए बने ही नहीं। बट ट्रस्ट मी, आप 3-4 बार या कुछ महीने से गुजर जाओगे, आपके लिए एक नॉर्म बन जाएगा। 1000-2000 जितने भी लोग जिस भी प्रकार की सिचुएशन होगी, यू विल गो थ्रू इट। तो दैट्स एन पार्ट, जो मैं कहूँगा आपको एक्सपीरियंस आपको बड़ा सिखाता है। तो चैलेंजेस और काफ़ी टाइम के आते हैं, कुछ केसेस के अंदर भी चैलेंजेस आ जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के अंदर कुछ ब्लाइंड मर्डर्स होते हैं, तो पर्टिकुलरली उनका भी बड़ा एक चैलेंज होता है कि उसके अंदर कोई क्लू कैसे मिले। प्रेशर होता है कि उसको जल्दी हमने ट्रेस भी करना है मर्डर को, बट किस तरीके से किया जाए। तो वो कुछ मोमेंट्स होते हैं। तो प्रेशर के अंदर काम करना, किस तरीके से जब आपसे सीनियर्स डेली अपडेट लेंगे कि आपने क्या किया, तो वो सारे मोमेंट्स को हैंडल करना। बट धीरे धीरे विद एक्सपीरियंस यू लर्न इट, और फिर उसके बाद इजीली आप हो जाता है। और कुछ सर, ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपके क्या चैलेंजेस थे और आपने अपने टाइम को कैसे मैनेज किया था वाइल प्रिपरेशन? मतलब देखिए, ड्यूरिंग प्रिपरेशन जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, तो मेरे को जो सबसे पहले चैलेंज स्टार्टिंग में आया था कि उस टाइम पे मैं एक्चुअली खुद मतलब किताबें खोल के और स्टार्ट कर दी थी तैयारी। मेरा कोई स्टार्टिंग में बिल्कुल स्टार्टिंग में आता हूँ, कॉलेज सेकंड ईयर में मैंने स्टार्ट, तो उस टाइम पे मैंने मेंटरशिप वगैरह कुछ मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो उस टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा इशू आ रहा था कि मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा था कि हाउ टू स्टडी रादर देन स्टडिंग। तो ये एक बड़ी स्टेज होती है जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम स्ट्रेटजी वीडियोस और इन पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। देखो, ये मुझे पता है आप सबके साथ होगा, क्योंकि आजकल अवेलेबल भी बहुत है। ठीक है कि आप वो डालोगे कि हाउ टू स्टडी इकोनॉमिक्स, फिर वो इकोनॉमिक्स के 10, फिर वो एक और वीडियो में एक 11वीं चीज़ बता दी तो वो नोट कर ली, फिर वो एक और वीडियो में कुछ और बता दिया तो 3-4 और वो। तो मैं ऐसा रियली मैं आपको ये चीज़ कह रहा हूँ कि इस चीज़ को आपके पास तो खैर चलो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ट्रस्ट इज द मस्ट थिंग, आई थिंक, कि आपने ट्रस्ट कर लिया, कि अल्टीमेटली डिसाइड कर लिया कि बस ये मुझे पढ़ना है और ये मुझे इतनी बार पढ़ना है। ठीक है, क्लास में जो टीचर ने ये पढ़ा दिया मुझे, इसको मुझे रिवाइज कर लेना है। उसके बाद मुझे ये बुक जो टीचर ने सजेस्ट कर दी, अपने मेंटर पे ट्रस्ट कर लो, और उसके बाद आपकी जो अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजी है वो हर एक की इंडिविजुअल जर्नी हो सकती है। तो मुझे ये बड़ा लगता था कि मैं तो अभी शायद यहाँ पे हूँ, आप लोगों को भी लगता होगा कि शायद हम पर्टिकुलरली उस प्लेस पे नहीं है, यहाँ पे तो पता नहीं उन जगहों पे क्या हो जाता होगा या ऐसी क्या कोचिंग्स होती होंगी या क्या। तो वो आपको ट्रस्ट करना एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा स्टार्टिंग में मेरे को चैलेंज आया था, क्योंकि फिर एक बार जब आगे जर्नी बढ़ी, विवेक सर जैसे और मेंटर्स मिले, तो फिर वो उसके बाद जब एक बार क्लियर होता है कि यार ठीक है ये करना है, तो फिर उसके बाद जब बल्कि मैं हरियाणा HCS का बताऊंगा आपको, यूपीएससी में मेरा मेंस था और HCS का भी एग्जाम था, वो बिल्कुल पास थे। तो HCS के लिए सिर्फ मेरे टाइम पे 2 ऑप्शनल थे उस टाइम पे, तो एक ऑप्शन तैयार था, दूसरा ऑप्शन मेरा मैंने सोचा था कि सोशियोलॉजी में लूंगा और मेरा बिल्कुल तैयार नहीं था वो। तो 15 to 20 डेज का टाइम था कि एक ऑप्शनल तैयार करके एग्जाम देना है। तो वो एक बड़ा चैलेंज था, बट उसको फिर उस तरीके से कि सोचा कि बस हाँ ये एक बुक और इतना टाइम और इतना बस मैं पढ़ूंगा, ये टॉपिक्स हैं इतने, मैं 60% सिलेबस करूंगा, इसको मैं सिर्फ एक आधा पेज के नोट्स बनाऊंगा, और वो किया और वो ठीक अच्छे तरीके से निकल गया। तो इस तरीके की चैलेंजेस आ जाते हैं। एक सेल्फ डाउट होता है बहुत ज़्यादा,
बीच बीच में कि नहीं है वो तो बड़ा अच्छा तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ डाउट, और दूसरा फिर ये कि हाउ टू स्टडी रादर देन स्टडिंग। तो ये 2-3 इस टाइप के इश्यूज आए थे। तो वो बट विद टाइम वो प्रॉपरली एक बार ही आपने डिसाइड कर लिया। हो सकता है आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी ना हो, बट अगर वो आपकी स्ट्रेटजी आपने डिसाइड कर ली कि ये है तो कोई बात नहीं, वो फिर भी वर्क कर जाएगी अगर आपको उस पर ट्रस्ट है। तो ये मेरा पॉइंट है। कई बार कहते हैं कि यूपीएससी अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर पूरा फोकस आपने यूपीएससी पे रखना, स्टेट सिविल सर्विसेज को साइड पे रख दो, अपना पूरा फोकस यूपीएससी पे डाल दो। तो सर मतलब ये ठीक है कि यूपीएससी कर रहे हो तो यूपीएससी नहीं, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेरा अलग व्यू है, क्योंकि मैं उसी स्टेज से गुजरा था कि वो देखो बहुत ज़्यादा ना, जब हम कोई एग्जाम को हम ये देखें कि बस इसकी क्या, तो हम बहुत ज़्यादा उसको यूँ ना समझें कि बस वही हमने बस उसी को ही वही हमारा सब, बल्कि हर एग्जाम का एक बेसिक सा फंड है। बाकी स्ट्रेटजी वीडियोस आपने बहुत देखी होगी। जो मेरा को लगता है कि कोई भी एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और सिलेबस और स्टैंडर्ड बुक्स, तो वो आपने डिसाइड कर लिया। HCS की प्रीवियस ईयर 4-5 क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा क्या है, आपके पास स्टैंडर्ड बुक्स हैं, तो उसके बाद फिर जो आपको गाइडेंस मिल रही है, तो उसके बाद वो आपको मैनेज करके हो जाएगा। मुश्किल आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट आपने डिसाइड कर लिया कि भाई ये टाइम मैंने HCS को देना है, अभी यूपीएससी का मेंस 2 महीने बाद है, तो 1-1.5 महीना मैं दे दूंगा। तो आपको ट्रस्ट करना है, ये नहीं सोचना HCS की तैयारी करते टाइम की पता नहीं यार यूपीएससी की तो तैयारी मिस होगी, ऐसा ना हो, ये भी ना हो, ये भी ना हो। तो इस टाइप के थॉट्स आते हैं, बट वो उस तरीके से जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तैयारी में, तो वो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। और कोई? हाँ जी सर, जैसे कई बार कई केसेस में पॉलिटिकल प्रेशर होता है, सेफ्टी थ्रेट हो जाता है, तो उन सिचुएशंस को कैसे मैनेज करें? जो इन सर्विस, यस हाँ पॉलिटिकल प्रेशर्स ऑब्वियसली रहते हैं, और ये कोई डाउट नहीं है। देखो इसकी कुछ बड़ी स्टैंडर्ड से ही आपको एक्सपीरियंस इसमें हो जाता है इन सर्विस में आते हुए, तो वो एक तरीके से आपका एक प्रॉपर एक रिस्पॉन्स होता है। देखिए एक चीज़ जो पॉलिटिकल प्रेशर आपका एथिक्स के लिए भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मुझे लगता है, और जो बड़ी मैं आपको एक वो बात बताता हूँ कि जब हम कहते हैं कि ये पॉलिटिकल प्रेशर है या पॉलिटिक्स है, देखिए वो जो भी पॉलिटिकल है, चाहे वो हमारे MLAs हैं, MPs हैं, मिनिस्टर्स हैं, देखिए वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, एक हमारी ग्रुप ऑफ सेक्शन को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप भी क्या काम कर रहे हो, आप भी सर्विस कर रहे हो। तो पहले तो ये सोचना कि उनका काम हमसे अलग है, इस चीज़ को हमने हटा देना है। और ट्रस्ट में या कोई भी हो, तो मैक्सिमम टाइम पे जब भी आप पे किसी का फ़ोन आएगा या रेफरेंस आएगा, वो हमेशा 80 to 90% केसेस में ठीक चीज़ के लिए आएगा। तो वो आपको जब पता है कि वो चीज़ से आपने करनी है और फ़ोन भी आएगा, तो टेक इट एज अपॉर्चुनिटी कि हाँ भाई मुझे तो अब और ज़्यादा काम करना है, एक रिप्रेजेंटेटिव ने मुझे बोला है, तो इसमें ये चीज़ करने की, इसको हमने बोल दिया तो हमने ये करना, ये एक रादर देन टेकिंग इट दैट वे, मेरा ये मानना है कि वो एक ही जर्नी है हमारी। और तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को अगर पर्सपेक्टिव अपना वो रखें, तो फिर इजीली काम हो जाता है, क्योंकि हर एक की एक जर्नी है। वो जो है वो हम नहीं बन सकते। जो अब हम अगर हमें कोई कहे कि आप लोग अभी यहाँ पे 10,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी करके और वो करें, तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उनकी उसमें एक्सपर्टीज है। तो वो हमारी चाहे बुक्स में एक्सपर्टीज है, पढ़ाई में एक्सपर्टीज है, उनकी उस चीज़ में एक्सपर्टीज, तो एवरीवन हैज़ इट्स रोल, और हमें उसको समझ के एक उसमें मिडिल पाथ अपनाना चाहिए। और कुछ? आप लोग नए हो सारे, आप लोगों से मुझे कुछ है कि आप लोग जरूर हेजिटेट मत करो, जिसकी माइंड में है पूछ लो, फिर माइंड में रह जाता है कि हमने तो इस सेमिनार में पूछा ही नहीं। तो आई थिंक और भी किसी को कोई डाउट होएगा तो आप क्वेश्चन। हाँ जी। जैसे राणा सर ने भी कहा था कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया था दैट यूपी इज वेस्टेज ऑफ टाइम। तो एज अ एस्पिरेंट, तो अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं और 3-4 अटेम्प्ट हमारे हो गए हैं, स्टिल हमारे को लग रहा है कि नहीं हो रहा, तो 2 अटेम्प्ट हमारे भी हैं, तो शैल वी उसको कंटिन्यू करें या उसको अकॉर्डिंग टू यू कि उसको कंटिन्यू करें या कोई अदर प्लान भी इसमें? ठीक है, देखो आपका ये डाउट है, ये बहुत ज़्यादा सिचुएशन उन एस्पिरेंट्स के साथ आती है जो 2-3 साल गुजार लेते हैं। मेरा भी आई थिंक 3-1 साल की तैयारी लगी थी मेरे को। तो इसके लिए एक कम्प्लीटली सबसे ज़्यादा एक इंडिविजुअलिस्टिक डिसीजन है। काफ़ी सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं इसमें कि आपके घर पे आपको कैसे सिचुएशन है और कैसे आपने मैनेज करना है, सारे फैक्टर्स करते हैं। बट अल्टीमेटली जो वो एक डिसीजन होगा, वो आपको विद इन कहीं ना कहीं, अगर आप बैठ के सोचोगे कि क्या मैंने एग्जाम दिया था, क्या उसको अगर मैं फिर से दूं, क्या उसके अंदर जो पर्टिकुलर कमियां थी, एक लॉजिकल सा आप डिसीजन ले सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, जो एग्जाम में आप फेल हुए थे, जो आपका क्लियर नहीं हो पाया था, जो उसको आपने एग्जाम को लेके बैठना है और फिर सोचना है कि क्या एग्जैक्टली मैंने तैयारी की थी, अपने नोट्स देखने हैं, तो क्या उसके अंदर मेरे को कितना एफर्ट करना है कि ये हो जाता।
अगर आपको लगता है कि वो जो एफर्ट है वो उतना है कि 1 साल के पीरियड में मैं वो कर लूंगा, तो दैट विल सफाइस। तो फिर उसके बाद आप गो फॉर इट। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो बिल्कुल ही अलग ही कुछ आ गया और मैं तो कुछ अलग ही पढ़ रहा था और शायद मैं वो नहीं पढ़ पाऊंगा, तो फिर उसके बाद और बहुत ऑप्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब बहुत ऑप्शन है वैसे भी, फिर आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। और कुछ? हाँ जी प्लीज। Sir, I have taken medical as a field, but my parents think that it will take a lot of time to become a doctor. So should I opt for civil services or not? देखिए आई थिंक मेडिकल अभी आपने ग्रेजुएशन स्टार्ट की है अभी? No, मैं अभी 12th क्लास में हूँ। अच्छा 12th में ही होगी, ओके। तो अगर मेडिकल ले लोगे तो बल्कि मेडिकल साइंसेस तो बहुत अच्छा ऑप्शनल यूपीएससी का आई थिंक सबसे ज्यादा सक्सेस रेट। अगर ये तो अगर आपको फिर दोनों चीजें बड़ी अच्छी हो सकती हैं। अगर आपका सिविल सर्विसेज का भी मन है तो आप साथ में अपना करंट अफेयर्स और इनको साथ में अपने ग्रेजुएशन के साथ करो, मेडिकल साइंसेज को बहुत अच्छे से करो। इनफैक्ट ये मैं कभी कभी सोचता था कि जैसे अब मुझे आता है कि लॉ में जैसे मेरा इंटरेस्ट है कि मुझे लॉ करना चाहिए था, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो कि आप अपना यूपीएससी का सिलेबस निकाल लो स्टार्टिंग में। तो जब ग्रेजुएशन करो तो साथ साथ जो आपको पढ़ा रहे हैं उसको उस तरीके से ही मोल्ड करो जो यूपीएससी का है। मेडिकल साइंसेज के में प्रीवियस ईयर या सिलेबस में चीज़ें आती हैं, तो वो आप जब अपना ग्रेजुएशन खत्म करेंगे तो आपके पास एक बड़ा अच्छा एक आई थिंक साथ के साथ ही हो सकता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बात बन जाए। ठीक है जी, एनीवन एल्स? ठीक है, ओके। हाँ जी। सर जैसे यूपीएससी की प्रेप में एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन आता है एथिक्स तो सर इन रियल लाइफ लाइक एज एन ऑफिसर हम प्रैक्टिकली अपने पर्सनल एथिक्स को अपने मोरल वैल्यूज को मतलब हाउ कैन दे हेल्प इन यू नो परफॉर्मिंग योर ड्यूटी। तो देखिए ये एक मैं जैसे कोई बताऊं कि आपकी एक जब से आप स्टार्टिंग से तैयारी की है उससे पहले भी लेके और जब तक आप ऑफिसर उसमें अपनी सर्विसेज में आए तो तब तक आपका एक वैल्यू सिस्टम बिल्ड हो जाता है जो एथिक्स में पढ़ते हैं। तो उस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग आप अपनी सर्विस को करते हो, तो उसके अंदर अलग अलग जो चैलेंजेस आएंगे तो आपको एक मेरे हिसाब से एक अच्छा बीच में जो आपको लगता है कि देखिए मेरा ये फंडा था कि जब मैं आया था तो जैसे मुझे भी एक जैसे ऐसे सीनियर ने मेंटर ने 1-2 चीज़ें जो बताई थी जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपके आसपास काम करते हैं। ये बल्कि एक अच्छी इस बात को आप अपने एथिक्स में भी वो कर सकते हो। आपके कुलीग्स होते हैं, उसके बाद आपके सीनियर्स होते हैं, उसके बाद आपके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं जो आपका जूनियर स्टाफ है, उसके बाद एक सोसाइटी है और मीडिया है। ये 5 चीज़ें हैं जो यूजुअली आपके डिसीजन मेकिंग को या आपकी उसको इफेक्ट करती है। सीनियर्स, जूनियर्स, कुलीग्स, मीडिया, सोसाइटी। तो आपने जब भी कोई डिसीजन लेना आपको लगता है कि कोई डाउट है या ऐसा कुछ है आपको, और मैं ये सिर्फ एथिक्स के आंसर में नहीं, मैं ये प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करके देखा और इट वर्क्स। तो उस टाइम पे आप ये सोचो कि इनमें से अगर मैं ये डिसीजन लूँ तो मैक्सिमम कौन से फैक्टर्स मेरी मतलब उसमें काम करेंगे, और अगर वो लगता है कि वो ठीक सारा कुछ उन सारों में ठीक है, एक आधा फैक्टर या सीनियर को ठीक नहीं लग रहा है या शायद जूनियर आपसे एग्री नहीं है या फिर कुलीग को ठीक, एक आधा फैक्टर अगर वैसा है तो उसको छोड़ के बाकी चीज़ें कैन वर्क, और तो आपको उस तरीके से वो डिसीजन ले लेना चाहिए। तो ये आपका जो वैल्यू सिस्टम इस तरीके से काम कर सकता है। ठीक है, ठीक है जी, और कुछ? ठीक है, So we can have one